नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के लोक नाट्य जो कल अपन शुरू कर चुके थे, आज उसे पूरा कर लेते हैं। यानी कि इस क्लास के साथ आप लोगों के आरबीएससी का कक्षा 10 का अध्याय 8 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अध्याय 8 तक पहुंच गए भैया। कक्षा 10 की किताब बहुत बड़ी है वैसे। यदि पढ़ने जाते हैं अपन, नोट्स बनाते हैं, व्यवस्थित तरीके से समझते हैं तो बड़ी है। 50वीं 48वीं क्लास है ये, है ना। 48वीं क्लास है कक्षा के 10 के अध्याय 8 में, इतना व्यवस्थित तरीके से चले। आज के इसके अंदर जो है रम्मत, स्वांग, तमाशा, चारवेत, नौटंकी, ये सारी चीजें अपन लोक नाट्यों के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करें शुरू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज रम्मत। देखो, जब रम्मत की बात आए तो ध्यान रखना कि रम्मत जो देन है ना, ये रम्मत जैसलमेर से मूल इसका जो उद्गम है, क्या ध्यान रखोगे, जैसलमेर नहीं बीकानेर, मूल उद्गम जो है वो बीकानेर है। इसका इसका मूल उद्गम कहां से माना जाता है? बीकानेर से माना जाता है। कहां से? बीकानेर से। और बीकानेर की रम्मतें, इनका मंचन जो होता है वो पाट पे होता है। बीकानेर की जो रम्मतें हैं, इनका मंचन पाट पे होता है। कहां पे होता है? पाट। इसलिए इसे पाटा संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पे जो बीकानेर के अंदर मंचन होता है ना, उसे कहते हैं पाटा संस्कृति। क्या बोलते हैं? पाटा संस्कृति कहते हैं। रात को 11-12 बजे शुरू होती है ये रम्मतें और सुबह तक चलती है। पूरी रात चलने वाली ये रम्मतें होती है। देखो, अवसर कौन से होगा? होली के अवसर पर राजस्थान में प्रचलित रोक रंजन के साधनों में रम्मत का विशिष्ट विशिष्ट स्थान है। रम्मत यानी कि क्या ना, रमा, तो वही है ब्यू मुड़ियो रम्मत। ठीक है, नाटक एक तरीके के हैं। मुख्य क्षेत्र कौन से? मुख्य रूप से जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। और मूल उद्गम में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? बीकानेर प्रमुख है इसके अंदर, जहां पे इसका आयोजन किया जाता है। यदि विषय वस्तु की बात करें तो इसमें राजस्थान की सुविख्यात लोक नायकों और महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। और ये रंगमंच इसके क्या कहलाते हैं? ये पाठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाठ होते हैं। ठीक है, हाँ, इसको जो खेलते हैं ना वो खेलार कहलाते हैं। इसको खेलने वाले क्या कहलाते हैं? खेलार। अभी और जानकारी मैं बताता हूं आप लोगों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। रम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो, प्रमुख रचयिता मणिराम व्यास, नाम याद रखना। तुलसीराम, फागु महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि। तेज कवि तो स्पेशली जैसलमेर के हैं, ये इनके प्रमुख रचयिता है रम्मतों के। और तेज कवि का तो बहुत जबरदस्त योगदान है स्वतंत्र बावनी के अंदर, कि तेज कवि जैसलमेर का विशिष्ट योगदान है। इन्होंने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी नाम से चालू किया। और आने वाले समय में आप लोगों के ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न अलग है। ये प्रश्न अलग है। वैसे आमतौर पे अपन रम्मत पढ़ते हैं तो ये श्री कृष्ण कंपनी अपन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन भाई साहब जब आरबीएससी की किताब पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कंपनी पढ़ते हैं। इसलिए ये सवाल आप लोगों के बनेगा। 1943 में, यानी कि 1942 के अंदर एक आंदोलन हुआ था, आप लोगों को पता हो तो, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो 1943 के अंदर जो है, इन्होंने, किसने? तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट किया था। उसे किसे भेंट किया? महात्मा गांधी जी को भेंट कर दिया था। तो ये आप लोगों को आंदोलन से ध्यान रखना है, ताकि आप लोगों को चीजें जो है लिंक करके पढ़ने में ध्यान रहेगा। श्री कृष्ण कंपनी की का किससे ध्यान रखोगे? रम्मत का अखाड़ा किसने? तेज कवि जैसलमेर वालों ने स्थापना इसकी की थी। ठीक है, चलो टावर ले स्क्रीनशॉट। ओके, आगे देखिए। अब देखो, सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषताएं क्या है? साहित्यिकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। व्यावसायिकता के इस युग में भी रम्मत आज एक सामुदायिक लोक नाट्य का रूप लिए हुए है। सामुदायिक लोक नाट्य, समुदायों की इसमें विशिष्ट जो है योगदान देखने को मिलता है। इसमें रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये, यानी कि गाने वाले जो टेर लगाते हैं साथ में, ठीक है, टेर लगाते हैं ना, वो टेरिये जो होते हैं वो यहाँ पे मूल ऊर्जा का स्रोत रहते हैं। मंच व्यवस्था, तो ये देखो, इसकी मंच योजना जो है खुले मोहल्लों या मंडी बाजार के चौक में होती है। खुली जगह पे करते हैं, लोग चारों तरफ से देख सकते हैं। इस तरीके से इसका मंच सजाया जाता है। सिंहासन और दर्शक, देखिए, बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। जो मुख्य मंच होता है उसके चारों ओर दर्शक बैठते हैं। जैसे कि ये बीच में जैसे रम्मत हो रही है, चारों ओर दर्शक बैठेंगे। जो मुख्य अतिथि है, जैसे राजा रानी हो गए, उस समय राजा रानी थे। फिर बाद में जैसे मुख्य अतिथि हुए, विशिष्ट अतिथि हुए, वो बीच में सिंहासन वगैरह लगा के ऐसे बैठते हैं।
तेरिये के बोल के साथ नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। अभिनय जो है साथ साथ में किया जाता है, साथ साथ में अभिनय किया जाता है। इनके जो पात्र होते हैं वो खेलार कहलाते हैं। क्या ध्यान रखोगे? खेलार कहलाते हैं। इनके जो पात्र होते हैं वो खेलार कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट लो भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ प्रसिद्ध रम्मतें हैं, उनके चौक के अनुसार उनके नाम है। जैसे कि आपको पूछ ले कि आचार्यों की चौक की रम्मत, तो बीकानेर के अंदर, ठीक है, बीकानेर की प्रमुख रम्मतें ये, जैसे कि आचार्यों, क्या ध्यान रखोगे? आचार्यों की चौक अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है यहाँ की प्रसिद्ध, ठीक है। बिस्सों की चौक की है चौबैत नौटंकी की रम्मत है। और किंकाणी व्यासों की चौक की जमुना दास की रम्मत है। भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तालमेल याद रखना। फिर से पढ़ते हैं एक बार। आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, अ से अनार, आ से आम, यह याद रहे भाई, है यह याद रही। अ से अनार, अ से अमर सिंह, आ से आचार्यों के चौक की रम्मत। फिर बिस्सों की चौक की, तो देखो चौबेल में बी आया है बीच में ब, तो ब से बिस्सों की चौक की रम्मत चौबेल नौटंकी की रम्मत है, ठीक है। किंकाणी की व्यासों की रम्मत है जो है वो जमुना दास जी की रम्मत है। ये तो डायरेक्ट ही याद रही, ठीक है ना, डायरेक्ट ही याद रखनी पड़ी है ना। यूं याद रखियो, जेके फैमिली मैन जो वेब सीरीज है उसके अंदर एक किरदार है जेके, ठीक है। तो यहाँ जेके याद रखियो, जे से जमुना दास और के से किंकाणी व्यासों की चौक, ठीक है। अब वाद्य यंत्र देखो कौन कौन से होते हैं। ऊंचे मंच पर वादक एक कोने में बैठते हैं। नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक और हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किस किस का प्रयोग होता है? नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक और हारमोनियम, इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है रम्मत के अंदर। और बीकानेर की रम्मतें बहुत प्रसिद्ध है। मूल रूप से बीकानेर का ही उद्गम माना जाता है। पाटा संस्कृति ध्यान रखनी है ना। ये जो है इनका मंचन पाट पे किया जाता है, इसलिए पाटा संस्कृति कहते हैं, ठीक है। लियो स्क्रीनशॉट ले लियो टैब, ठीक है, टबरियो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना। अब भाई साहब आ गया तमाशा। किनकैन कोई नाटक कराए यूं तो कह तमाशा मत कर, कोई दतिंग कर दे, तमाशा क्यों कर रहा है? तमाशा यानी तमाशा जहां पे होता है लोग चारों तरफ इकट्ठा होके देखने लग जाते हैं। लोग जो है चारों तरफ इकट्ठा होके देखते हैं तो वो तमाशा है। नाटक की एक विद्या है ना, एक विधा है। और कहते हैं नाटक मत कर, ये तो नौटंकी है। यानी कि ये विभिन्न तरह के अभिनय होते हैं और लोग उसके मजे लेते हैं, देखते हैं। अब जो अपन यूं घड़े में कह दिया करते हैं ये चीजें, ज्यादा में कह देते हैं। तो तमाशा क्या है? प्रमुख रूप क्षेत्र देखिए जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य। इसकी शुरुआत जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के काल में हुई है। यह ध्यान रखना, तमाशे की शुरुआत कब से हुई है? जयपुर के प्रताप सिंह जी के काल में हुई है, ठीक है। परंपरागत परिवार देखिए, भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोकमंचन करता है। कौन करता है? भट्ट परिवार करता है, जिसमें फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इनके नाम प्रसिद्ध है, जो इनके प्रमुख कलाकार रहे हैं, ठीक है, जो इनके प्रमुख कलाकार रहे। कौन कौन रहे? फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट। ये भट्ट परिवार जो है तमाशे का व्यवस्थित रूप से मंचन करते आए हैं, ठीक है। अब मुख्य तमाशे कौन कौन से? गोपीचंद तथा हीर रांझा, ये मुख्य तमाशे रहे हैं। हीर रांझा और गोपीचंद मुख्य तमाशे रहे। और इनका जो मंच होता है जहां पे इसका प्रदर्शन किया जाता है उसे अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला मंच होता है, तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अखाड़े में तमाशा होता है भाई साहब। कहां पे होता है? अखाड़े के अंदर तमाशा होता है। मुख्य तत्व इसमें संगीत, नृत्य, गायन तीनों की प्रधानता होती है। मुख्य क्या होता है? संगीत, नृत्य और गायन तीनों की बहुत जबरदस्त प्रधानता होती है। यानी कि तमाशे तो देखने लायक होते हैं, तने तो लोग देखे, जने तो क्या तमाशा मत कर, क्या लोग देखने लग जाएंगे? तमाशा जहां भी होता है लोग देखने लगते हैं, मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं, ठीक है। तो ये है तमाशा, लीजिए स्क्रीनशॉट। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आज, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। स्वांग, स्वांग रचना, यानी कि इस स्वांग को जो है एक और नाम है, इसको बोला जाता है बहुरूपिया। क्या बोलते हैं? बहुरूपिया। बचपन में मुझे आज भी याद है कि कई बार हम ऐसे ही जैसे कहीं रास्ते से जा रहे हैं और एकदम से कोई हनुमान जी का वेश धारण करके कोई व्यक्ति आ गया, कभी जो है बंदर का वेश धारण करके आया, कभी पुलिस वाले का वेश धारण करके आया, कभी रावण बन के आया है, कभी क्या कभी क्या। और कई बार तो हम डर जाते थे, भाग जाते थे। और ये होती थी स्वांग रचने की विधा होती थी। ये भी एक तरह की जो है अपने लोक नाट्यों के अंदर आता है।
आजकल तो ये विलुप्त हो गई। स्वांग वाली तो मैं कह रहा हूँ कि विलुप्ति हो गई, इक्के दुक्के ही कोई होंगे जो स्वांग के अंदर देखने को मिलते होंगे। एक हुए थे अपने जानकीलाल भांड, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस कला को जो है प्रसिद्धि दिलाई थी। जानकीलाल भांड का नाम आज भी जो है पढ़ा जाता है, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है, ठीक है। और आजकल ये बहुरूपिया विधा देखने को मिलती। आजकल तो सोशल मीडिया पे सभी है स्वांग विद्या को वहां पे चला रहे हैं, आज सारे बहुरूपिया वहीं बने हुए हैं। तो किसी विशेष ऐतिहासिक पौराणिक लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना, वेशभूषा धारण करना स्वांग कहलाता है। क्या कहता है? स्वांग। देख लो ये सारे जैसे कि रूप बना लिए अलग अलग, वो सारे स्वांग है। अरे फिल्मों में जो अभिनय करते हैं वो भी तो स्वांग ही है एक तरीके से, है ना। तो क्षेत्र क्या है, यह कला गांवों में अधिक प्रचलित है। बहुरूपिया कहते हैं, स्वांग रचने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? बहुरूपिया। यानी कि वो अलग अलग बहुत सारे रूप बना सकता है, वो बहुत सारे रूप बना सकता है, इसलिए उसे कहा जाता है बहुरूपिया कला। प्रमुख कलाकार देखिए, ये विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा के परशुराम रहे हैं। कौन रहे हैं? केलवा के परशुराम और भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड, दोनों का नाम ध्यान में रखना। और जी भीलवाड़ा के जो जानकीलाल भांड है, इन्होंने भारत के उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। एक तो केलवा के परशुराम और एक जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के, इन्होंने बहुत सारे रूप धारण किए हैं, बहुत सारे रूप बनाए इन्होंने, ठीक है। तो ये स्वांग कला के प्रमुख कलाकार रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक विशेष तथ्य दे रखा है आपके आरबीएससी की क्लास में, जिसे बोला जाता है टूंटिया या टूंटकी या खोडिया। क्या बोलते हैं? टूंटिया, टूंटकी या खोडिया। ये क्या होता है? ये होता है भाई साहब जैसे कि वर वधु विवाह करते हैं, तो जब वर निकासी होती है यानी कि बारात चली जाती है, तो पीछे जो महिलाएं बचती है वो क्या करती है? हंसी मजाक के रूप में वर और वधु का स्वांग रचती है और वहां पे नकली विवाह किया जाता है, ठीक है। कई तरह की हंसी मजाक होती है, गाली गलौज भी होती है, ठीक है। तो क्योंकि जेंट्स पीछे होते नहीं है, वो सारे बारात में गए हुए होते हैं, तो महिलाएं जो है स्वतंत्र रूप से अपना कला का प्रदर्शन करती है। पेंट बुशर्ट पैर, और एक जनो तो बने बींद्रा जो, और एक जनो बने बींदड़ी, और पचे ब्याह हुए नकली, है ना। और नकली ब्याह में कई तरह का मजाक वगैरह करिया करे, इनके टूटियों काटना, इनके के टूटियां निकालना, टूटियां बोलते हैं इसको। और ये प्रश्न बन चुका है, ये आपके आया हुआ प्रश्न है। तो जब दूल्हे की बारात लड़की वाले के यहाँ चली जाती है, तब पीछे वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में यह स्वांग प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें महिला वर तथा दूसरी महिला वधु बनती है, एक महिला वर बनती है, दूसरी महिला नकली विवाह कराया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? एकमात्र उद्देश्य असली वर वधु को आदि व्याधि विपदाओं और बलाओं से मुक्त रखने की मनोकामना करना है, ठीक है। ये नकली विवाह करते हैं, पीछे हंसी मजाक वगैरह सब करते हैं, लेकिन क्या भाई असली विवाह होने से पहले ही टूटियां निकल जाता है। यानी कि विवाह का माहौल है घर में, यदि कोई कोई आपदा विपदा आनी है, तो विवाह का माहौल है, तो इस जोड़े पे जो नकली जोड़ा है, इनका कोई लेना देना नहीं, अलग भी हो जाए तो अलग तो होना ही है, खाते थोड़ी रहे। तो विपदा जो आनी है वो इस पे आ जाए, और जो असली वर वधु है उनके ऊपर कोई आदि व्याधि नहीं आए, इसका ये उद्देश्य रहा रहता है। ये भी एक स्वांग का रूप है भाई, एक दूल्हा बन रहा है, एक दुल्हन बन रही है, तो स्वांग ही तो है एक तरीके से, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, टूंटिया कहते हैं इसको। ले स्क्रीनशॉट। अगलो देखो, लीला। अब लीला नाट्य या लीला बहुत तरह की होती है। लीला रचना कहते हैं ना अपन, ये तो भाई भगवान की लीला है, इसको कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये वही लीलाएं हैं जो भगवान की रची जाती है, वो लीलाएं हैं। राम लीला, रास लीला है, बक्योर की गणगौर वगैरह, ये सब इनके अंदर आ जाती है। तो देखिए राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रमुख रूप से रामलीला और रास लीला इसके प्रमुख रूप रहे हैं। अन्य भी है, जैसे कि देखो रावलों की रम्मत हो गई, शमिया है, गौरी है, सनकादिकों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला, कृष्ण लीला, ये सारी लीलाओं के रूप है। जैसे रम्मत है ना, रावलों की रम्मत, समिया, ये भी गौरी वगैरह, ये भी लीलाओं के रूप है एक तरीके से। लेकिन रामलीला, रास लीला, क्योंकि इनके पीछे लीला शब्द लगा है, तो फिर यहाँ पे ये ध्यान रहता है। ओ आपको पता है एक गीत था बॉलीवुड में, राम जाए लीला जाए, लीला जाए राम, इन दोनों के, वो वाला है ना। तो वो हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो रामलीला वाला ही वहां पे प्रसंग आता है वहां पे भी। चलो स्क्रीनशॉट ले आगे बेटा।
अब देखो रासलीला, इसमें रासलीला जहां आ जाए तो रास किसने रचा है? रासलीला की है कृष्ण भगवान ने। रामलीला यानी कि रामायण का मंचन होगा पूरी तरीके से, राम जी का मंचन। रासलीला आ जाए तो कृष्ण भगवान का आएगा जिक्र। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो रासलीला के अंदर ध्यान रखना है फुलेरा, जयपुर, अचलपुर, हरदोना, गुनाना, और ये सारे स्थान जो है वो रासलीला के प्रसिद्ध है। ठीक है, रासलीला की अनेक मंडलियां यहाँ पे सक्रिय है। मेन रूप से अपने जो है फुलेरा और जयपुर ध्यान रखना है, अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर फुलेरा और जयपुर अपने को ध्यान रखने हैं। और रामलीला, इसका मुख्य उद्देश्य भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का जीवन चित्रण करना है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ की अपनी एक अलग ही महत्ता है। बिसाऊ की मूक अभिनय भी बिसाऊ का प्रसिद्ध है। मूकाभिनय यानी कि बिना बोले सिर्फ अभिनय के माध्यम से प्रदर्शन करना, ये भी। अब देखो समयों का मंचन, राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों को यानी कि अलग अलग जो है प्रसंग दर्शाए जाते हैं, नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तत्व क्या होते हैं? नृत्य, गीत और विभिन्न वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और रामलीला तो मैं समझता हूं कि आप जो पढ़ रहे हो उन्होंने तो कहीं ना कहीं अपने गांव में, आसपास के क्षेत्र में वगैरह देखी है। ठीक है, ये चीजें देखी है अपन ने, है ना? तो ले स्क्रीनशॉट। आने वाली पीढ़ी जरूर इन चीजों को नहीं देख पाएगी क्योंकि ये विलुप्त होने वाली है सारी चीजें, बाकी अपन ने ये देखी है और आनंद आता है भाई साहब। आज भी कहीं रामलीला का आयोजन हो तो मैं तो एक आध दिन तो देखने चला ही जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि आता मजा है। लोकल कलाकार होते हैं, बढ़िया तरीके से बेचारे अभिनय करते हैं, मजा भी आता है देख के। और वो जो अभिनय करते हैं ना, वो वास्तव में ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें वास्तव में जरूरत है इस कला को आगे बढ़ाने के लिए। संस्कृति को भी उनकी जरूरत है और उनको भी इस चीज की जरूरत है कि अप्रिशिएट किया जाए। आगे देखिए, गौर यानी कि गरासियों की गौर लीलाएं। आयोजन कब होता है? इसका आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बख्योर की गणगौर के नाम से इसका आयोजन किया जाता है। तो गरासियों की गौर लीलाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? गरासियों की गौर लीलाएं। नृत्य शैली देखिए, इसमें लकड़ी की गौर और हंसर को गरासिया स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। लकड़ी की गौर और हंसर को जो है सिर पे रख के नृत्य करती है, ये ध्यान रखना है। विशेष प्रदर्शन क्या होता है? पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? ये मुखौटा लगा हुआ है, देखो, मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। ये होती है बख्योर की गौर, बोला जाता है इसे बख्योर की गणगौर बोलते हैं। ले स्क्रीनशॉट लो टाब्रो, बख्योर की गणगौर। ठीक है, अगलो देखिए, सनकादिकों की लीलाएं। ये क्या है? सनकादिकों की लीलाएं। ये लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? गोसुंडा और बस्सी। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? गोसुंडा और बस्सी। अब देखो, गोसुंडा का जो आयोजन है, गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप एवं रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का प्रदर्शन होता है। और बस्सी में यहाँ पे अवतारों के चेहरे, पात्र विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए होते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार, ये सारी झांकियां प्रदर्शित की जाती है। अलग अलग मुखौटे लगा के जो है ये प्रदर्शित की जाती है। ये कहलाती है सनकादिकों की लीलाएं। क्या कहलाती है? सनकादिकों की लीलाएं कहलाती है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलो चलिए, अब देखिए नौटंकी। यहाँ क्या हुआ कि नौटंकी मत कर, ये ब्रज साइड की ज्यादा प्रसिद्ध है। धौलपुर, करौली, अलवर, है ना, गंगापुर वगैरह, गंगापुर सिटी। देखो तो कहाँ की? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में ये प्रचलित है। और इनमें क्या होता है? इनके नाटकों के रूप में बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी आदि की रचनाएं की जाती है। ये मुख्य रूप से जो नौटंकी कला है ना, ये यूपी की है। मुख्य रूप से कहाँ की है? मूल रूप से यूपी की कला है ये। इसीलिए वहां के जिलों में देखो, यूपी से लिखने वाले जिलों के आसपास ज्यादा देखने को मिलती है। इसका प्राय आयोजन विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों, लोकोत्सवों के मौकों पर इसका आयोजन किया जाता है। नौटंकी, है ना, नौटंकी वहां का है। तमाशा यदि देखोगे तो महाराष्ट्र साइड में ज्यादा किए जाते हैं तमाशे वगैरह। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। अब आती है एक चार वेद। चार वेद जब आ जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है टोंक। क्या ध्यान रखोगे? टोंक के अंदर यह टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य, यही पूछते हैं यहां से चीज। प्रकृति देखिए इसकी, यह एक संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। और इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासन काल में करीम खान निहंग ने किया। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। एक तो ध्यान रखना है इसमें चार वेद टोंक के अंदर,
और फैजुल्ला खां के समय करीम खान निहंग द्वारा शुरू किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इस लोकनाट्य में गायक डफ बजाता हुआ तथा घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। इस तरीके से डफ बजा रहा है, घुटनों के बल बैठा हुआ है और इस तरीके से अपनी बात कहता है। करीम खान निहंग ध्यान रखना, फैजुल्ला खां ध्यान में रखना है और टोंक की प्रसिद्ध है ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट। देखिए इसी के साथ मैंने कहा था शॉर्ट एंड स्वीट क्लास होगी, लेकिन है इंपॉर्टेंट। सारी रम्मतें अपन ने पढ़ ली, अपन ने 4 वेद पढ़ी है अपन ने, और ये जैसे लीलाएं पढ़ ली है सारी, बख्योर की गणगौर पढ़ी है अपन ने, टूंटियां टूंट की खोडिया ये पढ़ा है। तो सारी जो चीजें आप लोगों के इसमें कंप्लीट कवर हो चुकी है। इसी के साथ में आपके जो है ये 8वां अध्याय भी पूरा हुआ आरबीएससी का। और अब कल अपन जो पढ़ेंगे वो 9वां अध्याय है जो राजस्थानी भाषा और साहित्य का है, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। तो ये अब अपने जो आरबीएससी का बैच फटाफट और तेजी से बढ़ाते हैं आगे, इसको पूरा करते हैं, फिर अपने रीट मेंस का बैच शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप लोग सभी कमर कस के तैयार हो जाएं। ये वाली क्लासें तो आपके है ही, मैंने आपके आरबीएससी का डर खत्म करने के लिए ये क्लासेस शुरू की है और ये पूरी होते ही रीट मेंस का बैच अपन शुरू करेंगे धड़ल्ले के साथ। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बने रहे जीजीडी के साथ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना वो करें, प्रेम करें। जीजीडी अपना एक परिवार है। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाना, इसको ऊपर लेके जाना, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। और आपने मुझे जितना समृद्ध बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, तो मैंने उसके लिए लगातार जो है आप लोगों के क्लासेस की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखी है। ये आप देख रहे हो। ठीक है, चाहे कैसा भी दौर आया हो, कैसा भी मार्केटिंग का दौर आया हो, कैसा भी मंदी का दौर आया हो, लेकिन अपनी क्लासें हमेशा नियमित रूप से चालू रही है और रहेगी। जब तक आपका प्रेम रहेगा, जब तक आप पढ़ना चाहोगे, मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए आगे से आगे क्लासेस चलेगी, चिंता नहीं करनी अपने। ठीक है, सब्सक्राइब कर दियो, नहीं करियो तो और सभी तक पहुंचा दियो। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।